हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 4 से, जो कि है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 11 से। तो सेक्शन 11 बताता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। तो ये पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट कर सकती है। आइए अब इसके अंदर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद। अब इस एक्ट में आप हमेशा याद रखिए कि देखिए बना कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट किससे कर रहा है? तो मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट कर रहा है। ठीक है। और बाय बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में, क्योंकि ट्रायल करने के लिए, किसके लिए? शेड्यूल ऑफेंसेस के लिए। जो यहाँ पे लास्ट में इस वाले एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें कुछ ऑफेंसेस बताए हैं। तो उन ऑफेंसेस को ट्रायल करने के लिए डेजिग्नेट कर देगा वन या उससे ज्यादा जो भी कोर्ट ऑफ सेशन है, उनमें उन कोर्टों को क्या बना देगा? स्पेशल कोर्ट बना देगा उन एरिया या एरियाज के लिए। और या तो केस के लिए, मतलब किसी केस के लिए, या कुछ क्लास ऑफ केसेस के लिए, ग्रुप ऑफ केसेस के लिए, जो कि स्पेसिफाई करे जाएंगे किसमें? नोटिफिकेशन में। फिर है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन के लिए हाई कोर्ट का मतलब क्या होगा? तो हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, मतलब उस स्टेट का हाई कोर्ट जहाँ पे वो कोर्ट ऑफ सेशन है, जिसको स्पेशल कोर्ट के फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 बात करता है एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू जुरिडिक्शन ऑफ एनी स्पेशल कोर्ट। अब देखिए कि अगर कभी भी किसी स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ, जुरिडिक्शन क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ कि स्पेशल कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होगा, तो वो रेफर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा। फिर इसके बाद है सब सेक्शन 8। तो मतलब इसकी बात इस सब सेक्शन 8 पे डायरेक्टली क्यों आए? क्योंकि सब सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 7 ही ओमिट कर दिए गए हैं, मतलब डिलीट हो गए हैं। और कब से डिलीट हुए हैं? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अगस्त 2019 से ये जो बीच में ये सब सेक्शन थे इनको डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। तो 8 पे आते हैं। तो फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, अब अगर कहीं भी डाउट है तो ये इट इज हियर बाय प्रोवाइडेड दैट द अटेनमेंट बाय सेशन जज, जो कि सेशन जज कौन, जिसके हम यहाँ पे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 में बात करके आए हैं, जो कि सेशन जज है, उसकी एज ऑफ सुपर सुपर एन्युएशन मतलब रिटायरमेंट की एज जब भी होगी, तो अंडर द रूल्स एप्लीकेबल टू हिम, जो भी उसको सर्विस रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसके हिसाब से, वो किसी भी तरीके से उसको अफेक्ट नहीं करेंगे उसकी कंटिन्यूअस को, मतलब वो कंटिन्यू करेगा एज अ जज। ठीक है। एज अ जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कंसल्ट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और क्या करेंगी? मैं ऑर्डर बाय डायरेक्ट। और वो अपने ऑर्डर में डायरेक्ट कर देंगी कि दैट ही शैल कंटिन्यू एज जज, मतलब वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, नहीं चाहे नहीं, मतलब वो करेगा एज ही शैल कंटिन्यू एज जज, मतलब वो जज के रूप में काम करेगा अनटिल। मतलब अनटिल मतलब क्या है? दो तरीके से बताया हुआ है यहाँ पे। या तो एक स्पेसिफाइड डेट बता देगी कि हाँ इस डेट तक वो करेगा, स्पेसिफाइड, या तो एक डेट बता दी जाएगी, या फिर एक उसका मतलब, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनटिल स्पेसिफाइड डेट और अनटिल कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, या फिर जितना टाइम ट्रायल कंप्लीट होने में लगता है उतने टाइम के तक के लिए, मतलब दोनों में से जो जल्दी हो जाए, जो पहले हो जाए। या तो जैसे क्या है कि किसी का ट्रायल चल रहा है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी को है, ये लगता है कि इसका ट्रायल लगभग 3 महीने में हो जाएगा, तो उन्होंने लगभग 3 महीने के आसपास की एक डेट बता दी। तो उस डेट तक वो एज अ जज कंटिन्यू करेगा। फिर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर उसको चेंज कर दिया जाएगा। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये वाला ट्रायल जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये आदमी जज रहेगा, तो वो आदमी तब तक जज रहेगा जब तक उस चीज का ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरी तरीके से डिस्पोज नहीं हो जाता। फिर ऑफ द केस और केस बिफोर हिम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर इज अर्लियर। फिर इसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन 9 में।
अब व्हेन मोर देन वन स्पेशल कोड इज डेजिग्नेटेड फॉर एन एरिया और एरियाज, अब कहीं पे ऐसा होता है कि जहाँ पे एक से ज्यादा कोड को स्पेशल कोड बना दिया है, या तो किसी एरिया में या एरियाज में, तो उस जगह का जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस को उनके बीच में, मतलब अमंग देम। फिर सेक्शन 12 बात करता है प्लेस ऑफ सिटिंग। तो a स्पेशल कोर्ट में इट्स ऑन इट्स ओन मोशन और एप्लीकेशन मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो स्पेशल कोर्ट या तो खुद से अपने मोशन पे, या मतलब जब उनको या तो खुद लगता है सीओ मोटो, या फिर एप्लीकेशन जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगा, और उनको इफ इट इज कंसीडर एक्सपीडिएंट और डिजायरेबल टू डू सो, मतलब उनको लगता है कि हाँ उनको ऐसा करना चाहिए, एक्सपीडिएंट है, डिजायरेबल है, तो वो सिट कर सकते हैं एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग एट एनी प्लेस अदर देन ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ सिटिंग। तो वो अदर ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ सिटिंग के अलावा भी कहीं और भी बैठ सकते हैं। फिर सेक्शन 13 बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट्स की जुरिडिक्शन क्या होगी? तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोर्ट, एवरी शेड्यूल ऑफेंस इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी शैल बी ट्राइड ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट विद इन whose लोकल jurisdiction it was committed। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, जो भी शेड्यूल ऑफेंसेस होंगी वो इन्वेस्टिगेट की जाएंगी एजेंसी के द्वारा, केवल स्पेशल कोर्ट के, मतलब जो भी स्पेशल कोर्ट है वो ही ट्राई करेगा सारे ऑफेंस को, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये सब चीजें कमिट हुई है, मतलब जो ऑफेंस जहाँ पे हुआ है वहीं पे उसका ट्रायल होगा। फिर सेकंड सबसेक्शन बात करता है हैविंग रिगार्ड टू द एक्सटिंजेंसीज ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ स्टेट। अब लेकिन इस चीज को ध्यान रखते हुए कि अगर कुछ एक्सटिंजेंसीज, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, किसी भी स्टेट में से चल रही है, और उसमें क्या है, सबसे पहली बात है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ फेयर इम्पार्शियल स्पीडी ट्रायल, या तो क्या है कि किसी भी तरीके से ना तो किसी तरीके का फेयर इम्पार्शियल या स्पीडी ट्रायल नहीं होगा। फिर या तो इट इज नॉट फीसिबल टू हैव ट्रायल विदाउट ओकेजनिंग द ब्रीच ऑफ पीस। तो ये देखने से, मतलब ये जैसा हम दूरदृष्टि देख के चलते हैं ना, मतलब कि आगे चल के क्या हो सकता है, तो ऐसा देखने में नहीं लगता कि ऐसा करने से कुछ भी जो होगा विदाउट ओकेजनिंग अ ब्रीच ऑफ पीस या गिविंग रिस्क टू एनी सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड होगा या विटनेस को, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जज जो होंगे स्पेशल कोर्ट के, वो एनी ऑफ देम, मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जज है स्पेशल कोर्ट के, उनको ऐसा लगता है, और इट इज नॉट अदरवाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या फिर जस्टिस के इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है किसी भी केस जो कि पेंडिंग है स्पेशल कोर्ट में, किसी अदर स्पेशल कोर्ट में विद इन दैट स्टेट, या और एनी अदर स्टेट। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो क्या है कि किसी भी स्पेशल कोर्ट के केस को किसी दूसरे स्पेशल कोर्ट में भेज सकता है, भले ही वो उस स्टेट के किसी दूसरे स्पेशल कोर्ट में भेजे या पूरे इंडिया के किसी भी दूसरे में भेज दे, मतलब उसके अदर स्टेट को भी भेज सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये पावर है कि सपोज करिए कि अगर ऑफेंस एमपी में हुआ, और अगर वो चाहता है कि वो एमपी के किसी अदर कोर्ट को ट्राई करना चाहिए, तो वहां पे भी ट्रांसफर कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि नहीं, अगर एमपी में ही ट्रायल नहीं होना चाहिए, दूसरी स्टेट में होना चाहिए, जैसे उनको लगता है कि नहीं यूपी में ट्रायल करेंगे तो अच्छा होगा, महाराष्ट्र में ट्राई करेंगे तो अच्छा होगा, तो वो भी कर सकता है। फिर वैसी पावर हाई कोर्ट को है, लेकिन हाई कोर्ट में ट्रांसफर द केस पेंडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट सिचुएटेड इन दैट स्टेट, तो वो उसी स्टेट में ट्रांसफर कर सकता है जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है। और एनी अदर स्पेशल कोर्ट विद इन द स्टेट, मतलब वो स्टेट में ही जितने कोर्ट है स्पेशल कोर्ट, वो एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट के पास भेज पाएगा विद इन स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही, स्टेट के बाहर नहीं भेज पाएगा। फिर सब सेक्शन 3 बात करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज द केस में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ईदर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो ये ऐसा कब करेंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन की हो, या फिर किसी पार्टी जो कि इंटरेस्टेड है, एनी सच एप्लीकेशन shall be made by motion which shall except when the applicant is attorney general for India। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जो है वो कब
ट्रांसफर करेंगी, या तो एप्लीकेशन आई हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो ठीक है, या फिर किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने एप्लीकेशन की हो खुद की तरफ से। लेकिन अगर बात को बताया हुआ है विच शैल एक्सेप्ट द एप्लीकेंट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर वो अटॉर्नी जनरल हुआ तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज कोई भी जो इंटरेस्टेड पार्टी है जो कि एप्लीकेशन कर रही है, तो उसको सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट और अफर्मेशन। मतलब एफिडेविट के थ्रू उसको यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगी और अफर्मेशन देना पड़ेगा। फिर सेक्शन 14 बात करता है पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑफेंसेस। तो अब देखिए कि मैं पहले इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ क्या बोल रहा है, कि जैसे कोई भी चीज है उसका अगर स्पेशल कोर्ट ट्रायल कर रहा है, तो उससे जो भी कनेक्टेड मैटर्स होंगे, उनसे रिलेटेड मैटर्स की भी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कौन करेगा, तो स्पेशल कोर्ट करेगा। So when trying any offence, a special court may also try other offences which the accused may, under the code, be charged at the same time if the offence is committed with the other offence, connected with such other offence. Sorry. फिर सबसेक्शन 2 बात करता है in the course of any trial under this act of any offence, it is found that the accused person has committed any other offence under this act or under any other law। अब कभी भी ट्रायल के दौरान अगर लगता है कि अक्यूज पर्सन जो है उसने कोई भी तरीके का अदर ऑफेंस किया है, या फिर किसी अदर लॉ में कुछ ऑफेंस किया है, तो स्पेशल कोर्ट उसको कन्विक्ट कर सकती है। स्पेशल कोर्ट में कन्विक्ट सच पर्सन फॉर ऑफ सच अदर ऑफेंस एंड मे पास एनी सेंटेंस और अवॉर्ड पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट और एज द केस में बी अंडर सच अदर लॉ। तो अब जब भी स्पेशल कोर्ट किसी चीज का ट्रायल कर रही है और उनको लगता है कि जो एक्यूज है उसने किसी अदर लॉ में किसी अदर एक्ट में कुछ ऑफेंस किया है, तो उसका भी साथ ही साथ वो अलग अलग से अलग पनिशमेंट दे सकती है, जो कि ऑथराइज बाय एक्ट और लॉ है उस वाले में जिस जिस अदर एक्ट में उसने ऑफेंस किया है। फिर सेक्शन नंबर 15 बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट है शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट करे, नहीं शायद सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, और वो मे अपॉइंट कर सकती है वन और मोर पर्सन टू बी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना पड़ेगा और एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और फिर से यहाँ पे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखना चाहते होंगे, शायद टाइपो एरर होगा, पता नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, पर अभी तो प्राइमा फेसी मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट फॉर एनी क्लास फॉर एनी केस ऑफ क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस आ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो अपॉइंट कर सकती है किसी केस के लिए या किसी क्लास या किसी ग्रुप ऑफ केसेस के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो भी कर सकती है। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पर्सन कोई भी है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह अपॉइंट नहीं होगा, या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट नहीं होगा, अनलेस, मतलब इस सेक्शन में अंडर दिस सेक्शन, अनलेस ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 7 years। तो जैसा कि हम CRPC में पढ़ते आए हुए हैं कि अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना होगा, नहीं सॉरी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो वहाँ पे अलग क्राइटेरिया, लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना होगा तो 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हैड हेल्ड और हैज हेल्ड एनी पोस्ट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 7 years। तो 7 साल से कम कहीं भी उसने काम नहीं किया हो अंडर यूनियन और स्टेट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। तो 7 साल से कम उसने कहीं पे भी काम न किया हो जहाँ पे यूनियन या स्टेट, मतलब 7 साल से कम कहीं काम नहीं किया हो या यूनियन या स्टेट के मतलब अंडर में, जो कि स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ लगता है जहाँ पे भी। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन shall deem to be public prosecutor within the meaning of clause U of
of section 2 of CRPC. Code मतलब CRPC. And all provisions of the code means CRPC shall have effect accordingly. तो सीधी सीधी बात है कि जिसको भी यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है, उसको हम मानेंगे कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है क्लॉज यू में सेक्शन 2 के सीआरपीसी के, और उसको इसी तरीके से इफेक्ट माना जाएगा, अकॉर्डिंगली माना जाएगा। फिर है सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो सबसेक्शन 1 बात करता है स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी ऑफेंस का विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट। मतलब जनरली हम देखते हैं कि सीआरपीसी बताया हुआ है कि 193 में जो बताया हुआ है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो, सॉरी, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेती है। एक ही उसका एक्सेप्शन रहता है 199 का सबसेक्शन 2, वो अलग बात है। तो उसके अलावा कैसा है कि मैजिस्ट्रेट के पास पहले केस जाता है, फिर मैजिस्ट्रेट 207 और 208 की कंप्लायंस करने के बाद 209 के अंडर वो कमिट कर देते हैं। 209 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन के पास वो केस कमिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया कि जो स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट किया गया है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है बिना एक्यूज की कमिट होने के। मतलब एक्यूज तो यहाँ पे कमिट नहीं भी किया उनके पास डायरेक्टली, तो वो कॉग्निजेंस ले सकती है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेन ऑफ फैक्ट, या तो उनको कहीं से कंप्लेन मिली है तो दैट कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस, कि वो ऑफेंस हुआ है, और अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट, या तो पुलिस रिपोर्ट हुआ है सच फैक्ट्स का। तो फिर सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर एन ऑफेंस इज ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और फाइन और विद बोथ। तो अब कोई भी ऐसा ऑफेंस है स्पेशल कोर्ट के पास जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट जिसका ज्यादा नहीं होता 3 साल से, 3 साल से ज्यादा नहीं होता, फाइन या दोनों से, तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगी, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1 of section 260 और 262 ऑफ द कोड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेक्शन 260 और 262 ऑफ द कोड में क्या लिखा हुआ है, सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है। वो ट्राई कर सकती है, ट्राई ऑफेंस इन समरी वे में ट्राई कर सकती है अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कोड एंड द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 263 to 265 of the code, and shall so far as may be apply to such trial। जो ट्रायल के लिए ऑफेंस रखते हैं वो सारे वो करेगा। तो मतलब ये क्या है कि समरी वे में ट्राई कर सकती है, और जो प्रोविजंस दिए हुए हैं 263 से लेके 265 तक वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात बताता है। फिर बात करता है प्रोवाइडेड दैट व्हेन इन द course of summary trial under this subsection it appears to the special court that the nature of the case is such that not desirable to try summary way। अब कभी भी बाद में समरी ट्रायल करते के दौरान अगर उनको लगता है स्पेशल कोर्ट को कि ये जो ऑफेंसेस का समरी वे में ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो स्पेशल कोर्ट क्या कर सकती है, रिकॉल कर सकती है विटनेस को, फिर से एग्जामिन कर सकती है, रिहेयर कर सकती है केस को, जो कि प्रोविजंस दिए गए हैं सीआरपीसी में ट्रायल से रिलेटेड। एंड शैल अप्लाई टू रिलेशन टू स्पेशल कोर्ट शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ मैजिस्ट्रेट। तो स्पेशल कोर्ट वैसे ही उन प्रोविजंस में एप्लीकेबल करेगी जैसे कि मैजिस्ट्रेट अप्लाई करता है सीआरपीसी में। Provided further that in case of conviction in summary trial under this section, it shall be lawful for a special court to pass a sentence for a term not exceeding 1 year and with fine which may extend to 5 lakh rupees। तो जिसका भी समरी ट्रायल उन लोगों ने कर लिया तो वो लॉफुल होगा स्पेशल कोर्ट के लिए कि वो उसको इम्प्रिजनमेंट देंगी 1 साल से ज्यादा करे, और फाइन फाइन कितना एक्सटेंड हो सकता है, 5 लाख रुपए तक। तो जब समरी ट्रायल कर ही लिया है स्पेशल कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट उसको पनिशमेंट कितनी देगा, फिर लॉफुल कितना होगा देने के लिए कि 1 साल तक का देगा, मतलब 1 साल से ज्यादा का नहीं देगा, और 5 लाख तक का फाइन सुना देगा। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट शैल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल एनी ऑफेंस शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। तो जब भी कोई भी स्पेशल कोर्ट यहाँ पे ट्रायल कर रहा है किसी ऑफेंस का, तो उसके पास सारे पावर्स जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन के ऑफेंस को ट्रायल करने के लिए, एज इफ पर द कोर्ट ऑफ सेशन की, जैसे कि वो कोर्ट ऑफ सेशन ही है, सो फार इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड
इन द कोर्ट की, जैसे कोर्ट में मतलब सीआरपीसी में प्रिस्क्राइब किया गया प्रोसीजर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना चाहिए। फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एवरी केस ट्रांसफर टू स्पेशल कोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 shall be dealt with as if were been transferred under section 406 of the CRPC, मतलब कोड लिखा हुआ है तो सीआरपीसी टू सच स्पेशल कोर्ट। तो जो भी केस किसी स्पेशल कोर्ट के पास ट्रांसफर किया गया है वो ऐसा माना जाएगा कि मतलब जो यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है किसमें, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13 में, तो ऐसा माना जाएगा कि किस तरीके से ट्रांसफर किया है, जैसे कि सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी में ट्रांसफर किया जाता है कोई केस किसी कोर्ट को। फिर सबसेक्शन 5 बात करता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 299 ऑफ द कोड, मतलब लेकिन सेक्शन 299 ऑफ द सीआरपीसी को याद रखना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट में थिंक फिट, अगर स्पेशल कोर्ट को ठीक लगता है या फिर उनको रीजन रिकॉर्ड करने मतलब रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इट, मतलब उन्होंने अपने रीजंस भी लिखा है कि ऐसा क्यों, प्रोसीड विद ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज, तो एक्यूज के एब्सेंस में भी ट्रायल कर सकते हैं, और इस प्लीडर मतलब उसकी प्लीडर की भी एब्सेंस में, और रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस ऑफ एनी विटनेस, और जो भी विटनेस के एविडेंस है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ एक्यूज टू रिकॉल द विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत बार क्या होता है कि सपोज करिए कि कभी कभी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी एक्यूज के बारे में ट्रायल करना चाहती है, लेकिन एक्यूज बहुत टाइम से गायब है, फरार है, मतलब पकड़ में ही नहीं आ रहा है या मिल ही नहीं रहा है, कहीं भाग गया है। अब इससे कैसा होता है कि 299 में जो बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है उनको एग्जामिन पहले कर लेना चाहिए, कभी कभी विटनेस भी डेड हो सकते हैं या कुछ भी इंजरीज वगैरह विटनेस के साथ हो सकती है, विटनेस को एक तरीके से थ्रेड वगैरह देके या किसी भी तरीके से कोर्ट से दूर रखा जा सकता है। तो अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है या वो अपने रीजंस रिकॉर्डिंग करके, तो एक उसके या उसके प्लीडर के एक्सेस में भी इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं विटनेस के। लेकिन एक्यूज जब भी एक्यूज का ट्रायल किया जाएगा बाद में, तो एक्यूज के पास एक राइट होगा कि वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है बुला के उनके स्टेटमेंट्स से। फिर लास्ट सेक्शन इस वीडियो में हम सेक्शन 17 भी पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 17 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हो, जो प्रोसीडिंग अंदर दिस एक्ट में बी रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके अगर चाहे तो इन कैमरा कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे जनरल पब्लिक को एक्सेस नहीं होता है, इफ स्पेशल कोर्ट सो डिजायर, कि अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है। फिर ऑन एप्लीकेशन मेड बाय विटनेस इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिलेशन टू सच विटनेस और ऑन इट्स ओन मोशन। तो क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं तो लगता है या फिर विटनेस को ही खुद से लगता है कि, या फिर ओन मोशन मतलब अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है, स्पेशल कोर्ट को खुद लगता है और सेटिस्फाई हो जाता है स्पेशल कोर्ट की लाइफ ऑफ द सच विटनेस जो है वो डेंजर में है, तो वो रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग में कुछ मेजर्स ले सकते हैं जो कि उनको ठीक लगता है कि आइडेंटिटी और एड्रेस जो है विटनेस का सीक्रेट रखा जाए। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 द मेजर्स व्हिच स्पेशल कोर्ट में टेक अंडर दैट सबसेक्शन में इंक्लूड। तो कौन कौन सी चीज इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है, होल्डिंग द प्रोसीडिंग्स एट अ प्लेस टू बी डिसाइडेड बाय द स्पेशल कोर्ट। तो जहाँ पे स्पेशल कोर्ट चाहेगा वहां पे उसकी प्रोसीडिंग वगैरह होंगी, जैसे कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पे आतंकवादी हमला हुआ, वो जब जेएनके वाले एरिया में हुआ, वहां पे ट्रायल करेंगे तो वहां पे बहुत आतंकवादी वगैरह का गैंग है, तो वहां पे ये विटनेस वगैरह की लाइफ को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो वहां से कहीं और पे ट्रायल हो सकता है जहाँ पे स्पेशल कोर्ट को लगता है, तो वो बताएगी। फिर बी बात करता है अवॉइडिंग द मेंशनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस। तो कहीं भी जगह पे नेम एंड एड्रेस ऑफ विटनेस है उनको अवॉइड किया जाएगा इन इट्स ऑर्डर और जजमेंट जो भी है कोर्ट के, और रिकॉर्ड्स जो कि एक्सेसिबल होते हैं पब्लिक कोर्ट से।
फिर सी पॉइंट बात करता है इश्यू एनी डायरेक्शन फॉर सिक्योरिंग दैट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस आर नॉट टू बी डिस्क्लोज। तो कुछ डायरेक्शन भी इशू किया जा सकता है कि आइडेंटिटी और एड्रेस जो है विटनेस का वो डिस्क्लोज नहीं किया जाए। फिर द डिसीजन दैट द इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू द ऑर्डर दैट ऑल ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर सच अ कोर्ट शैल नॉट बी पब्लिश्ड इन एनी मैनर। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उनको लगता है तो वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो किसी भी मैनर में पब्लिश नहीं की जाएंगी। फिर सबसेक्शन 4 बात करता है एनी पर्सन हु कंट्रीमेंट एनी डिसीजन और डायरेक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 में ये जो डिसीजन दिया गया है उसको अगर कोई भी कंट्रीमेंट करता है मतलब अमानना करता है तो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। तो 3 साल तक को उसको सजा हो सकती है एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। तो 3 साल तक की सजा होगी और फाइन होगा 1000 रुपीज तक जो जा सकता है। तो आज हमने सेक्शन 17 तक पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 18 तक पढ़ेंगे, तो सेक्शन 18 से पढ़ेंगे।